सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवान मंगनानी, अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन विभाग, आज आपको भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना तथा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में बताऊंगा। ये स्कीम भारत सरकार द्वारा 2014-15 से स्टार्ट की गई थी। सभी को पुनः नमस्कार। जैसा पहले आपको भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में मेरे द्वारा बताया गया, जिसमें आप एक उद्यमी बनकर दूसरों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। उसी तहत मैं आपको एक भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना, जिसमें आप एक उद्योगपति बन सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस योजना में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े उद्योग जैसे प्रोजेक्ट होते हैं, उसको इसमें लिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो सबसे लाभ हैं, सबसे पहले मैं आपको इस योजना के लाभ बताऊंगा कि इसमें क्या फ़ायदा होता है। सीखने के उद्देश्य इस कोर्स को देखने के बाद आप डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पशु आहार, प्रजनन तकनीकों और पशु अपशिष्ट प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे। साथ ही आप जानेंगे कि डेयरी उत्पादन और विपणन के प्रभावी तरीके कैसे अपनाए जा सकते हैं, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत आप कौन कौन सी गतिविधियां ले सकते हैं। सबसे पहली गतिविधि इसमें शामिल है डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अधोसंरचना। डेयरी प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोसेसिंग के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए इसमें आप लोन ले सकते हैं। दूसरा है मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अधोसंरचना। मीट प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू एडिशन के लिए जो भी एस्टैब्लिशमेंट करना है, आपको मशीनों की एस्टैब्लिशमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए आप ले सकते हैं। पशु चारा संयंत्र, फीड फैक्ट्रीज, चाहे वो कैटल फीड फैक्ट्री हो, चाहे वो पोल्ट्री फीड फैक्ट्री हो, चाहे वो एक्वा फीड हो, कोई भी फीड बनाना हो, उसके लिए आप प्लांट लगा सकते हैं, फीड प्लांट लगा सकते हैं। कितना बड़ा लगा सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक चाहे ऑटोमेटिक, क्षमता भी आपको तय करना है, कितना भी बड़ा प्लांट आप लगा सकते हैं। चौथा इसमें है नस्ल सुधार तकनीकी और नस्ल गुणन फार्म, ब्रीड इंप्रूवमेंट जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो, और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, उनके लिए आप इसमें लोन ले सकते हैं। पांचवां, पशुओं का टीका व औषधि उत्पादन सुविधा इकाई की स्थापना आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको कोई वैक्सीन प्लांट बनाना है, लगाना है, कोई वेटनरी मेडिसिन का कोई प्लांट लगाना है, उसका प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आप इसमें लोन ले सकते हैं। छठवां इसमें है पशुओं के अपशिष्ट से मुद्रा प्रबंधन, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, पशुपालन के, डेयरी से जैसे फीकल मटेरियल निकलता है, गोबर निकलता है, मूत्र निकलता है, उसका प्रबंधन करके आप उससे कोई चीज़ें बना सकते हैं, उसके लिए भी इसमें लोन लेने का प्रावधान है। योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, दुग्ध व मांस प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि करना, इसी प्रकार उच्च गुणवत्ता वाला दुग्ध और मांस उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना, प्रोटीन की मांग की पूर्ति करना, जैसे मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि जिसमें आपको फूड सिक्योरिटी, एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री ना केवल फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बल्कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका उद्देश्य भी स्कीम का यही है कि प्रोटीन की मांग को पूर्ति कर कुपोषण को दूर करना। उद्यमिता विकास तथा रोजगार का सृजन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। दुग्ध व मांस के क्षेत्र में निर्यात की सहभागिता से निर्यात को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाला संतुलित पशु आहार पशुपालकों को उपलब्ध कराना, पशुओं में रोग नियंत्रण, जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, मेडिसिन की प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, तो पशुओं में रोग नियंत्रण करना तथा जैविक अपशिष्ट प्रबंधन से पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, ये भी एक इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्यतः 3-4 प्रकार के फ़ायदे होते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है,
कोलेटरल फ्री लोन है, ये और भी इंपॉर्टेंट है। रिग्रेस पीरियड 2 साल का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको ईएमआई भरने की 10 वर्ष तक की आपको अनुमति दी जाती है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें 4 बड़े बड़े फायदे हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। लोन लेने की कोई इसमें सीमा निर्धारित नहीं है, आप जितना चाहें आप इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें आप लोन ले सकते हैं। ये स्कीम भारत सरकार की CGT MSE में कवर है, जिसमें आपको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि पशुपालन योजना का बजट 29,000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य दूध, मांस प्रसंस्करण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत आपको भारत सरकार द्वारा 3% ब्याज में छूट दी जाती है। इंटरेस्ट सबवेंशन का इसमें प्रावधान है। दूसरा, इसमें क्रेडिट गारंटी फंड है। ये जो है क्रेडिट गारंटी फंड है, इसमें आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप चाहें तो जितना भी लोन बैंक से ले सकते हैं, परंतु आपको क्रेडिट गारंटी या कोलेटरल सिक्योरिटी देने की इसमें आवश्यकता नहीं है, सरकार आपकी गारंटी लेती है। तीसरा फायदा जो इस स्कीम का मुख्यतः है, वो इसकी जो नॉर्मली ग्रेस पीरियड होता है, जो किस्त भरने का पीरियड होता है, वो 6 माह होता है, परंतु इस योजना के अंतर्गत ग्रेस पीरियड 2 वर्ष का है। और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है उसको जमा करने का भी अवधि जो है अन्य योजनाओं के तुलना में ज़्यादा है। 8 वर्ष तक आप इसमें रीपेमेंट कर सकते हैं। तो 2 वर्ष का आपको ग्रेस पीरियड प्लस 8 वर्ष का आपको रीपेमेंट पीरियड, दोनों मिला के 10 वर्ष तक आप अपनी EMIs का रीपेमेंट कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो फ़ायदा है, जो इसमें आप जो लोन ले सकते हैं, वो आप इसमें लोन 90% तक का ले सकते हैं। जो भी आपको उद्योग स्थापित करना है उसके लिए 90% लोन आपको बैंक दे सकता है, 10% केवल आपको मार्जिन मनी देनी होगी। इसमें केवल अंतर इतना है कि जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए भारत सरकार 10% हितग्राही अंश का प्रावधान रखा है। जो मध्यम और लघु उद्योग हैं उनके लिए 15% और जो बड़ी इकाइयां हैं उनके लिए 25% हितग्राही अंश का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि ये कोलेटरल फ्री लोन है। आप कितना भी बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3% ब्याज में छूट है। एक होती है इंटरेस्ट सबवेंशन, एक होता है इंटरेस्ट सब्सिडी, दोनों में अंतर है। इंटरेस्ट सब्सिडी वह होती है जो आपको 3% ब्याज में छूट गारंटेड मिल जाती है। इंटरेस्ट सबवेंशन वो होता है कि आपको इसमें 3% ब्याज की छूट की गारंटी नहीं है, ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन है। अगर आपकी EMIs, आपको जो रीपेमेंट है, अगर आपका समय से होता रहा, आप अपनी किस्तों का भुगतान समय पर करते रहे, लगातार करते रहे, तो आपको 3% ब्याज में छूट भारत सरकार देती रहेगी। जिस दिन आप अपनी EMI, आपका खाता NPA होगा या आप अपनी EMIs प्रॉपरली नहीं भरेंगे, तो ये उस दिन से आपको भारत सरकार इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं देगी। यह मुख्यतः इस इंटरेस्ट सबवेंशन और इंटरेस्ट सब्सिडी में अंतर है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। अब हम देखें इसमें कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से लोग इसमें पात्र हैं, कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, व्यक्तिगत उद्यमी इसका लाभ ले सकता है। किसान उत्पादक संगठन FPO, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो MSME में रजिस्टर्ड हैं इकाइयाँ, वो इसका लाभ ले सकते हैं। धारा 8 कंपनियां जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो इसका लाभ ले सकती हैं। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो पहले से ही इसमें काम कर रही हैं, अपना उद्यम चला रही हैं, अपने उद्यम के एक्सपेंशन के लिए इसमें लोन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लगा के आप एक उद्योगपति बन सकते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। पात्र इकाइयों को एक तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर AHIDF जो
के तहत अधिसूचित बैंक में आवेदन करना होगा। आपको बैंक को AHIDF के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक को प्रस्तुत करनी होगी और प्रस्ताव में निम्नानुसार बिंदुओं के सुविचारित उल्लेखित होना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से DPR में होने चाहिए, जैसे उपयुक्त स्थल का पहचान, जो आपका साइट सिलेक्शन है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, पहुंच विहीन नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इसके साथ चूंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आवश्यक इंजीनियरिंग, सामाजिक, आर्थिक जांच और सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इसके अंदर होनी चाहिए। सर्वे रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या जो उत्पाद आप बनाएंगे क्या वो सेल होगा, डिमांड सेल रेशियो क्या रहेगा, गैप कितना है, ये आपको उसमें स्पष्ट बताना पड़ेगा। फिर जो आप प्लांट में अपनी सुविधाओं और योजना के अनुरूप जो सुविधाएं उसमें दे रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर होना चाहिए और जहां पर भी आवश्यक हो आदर्श अध्ययन आवश्यक जहां हो वहां पर आपको सर्वे रिपोर्ट इसमें बैंक को देनी पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे अधिनियम और नियमों का आपको उसमें पालन करना पड़ेगा। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि HIDF योजना किसानों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता देती है और DPR के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी मिलती है। जैसा मैंने बताया कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे अधिनियम और नियमों का आपको उसमें पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको राज्य सरकार की आवश्यकता अनुरूप स्थानीय प्राधिकरण की मंजूरी लेनी पड़ेगी। आप एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं तो इसमें आपको जो भी आपको सैंक्शंस, NOCs स्टेट गवर्नमेंट से लेनी है वो आपको मंजूरियां लेनी पड़ेंगी। फिर भूमि का प्राधिकरण से भूमि के स्वामित्व अथवा लीज होल्ड बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र, लैंड आपकी लीज की है कि स्वयं की है, इस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये कोई बैंड एरिया तो नहीं है, यहाँ पर कोई रोक तो नहीं है, ये भूमि जो आपकी है इकाई की स्थापना के लिए क्या ये फॉरेस्ट की भूमि तो नहीं है, यहाँ पर कोई भविष्य में खनन तो प्रस्तावित नहीं है, वगैरह वगैरह। ये भूमि प्राधिकरण से भूमि का आपको NOC प्राप्त करना होगा। तीसरा, इसमें आपको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इकाई की स्थापना तथा संचालन की सहमति भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये उद्योग स्थापित हो रहा है। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ से आपको NOC लेना बहुत ज़रूरी है। चौथा, चूंकि ये बड़े उद्योग हैं, आप एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो आपको एक व्यावसायिक लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता होगी कि आप एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे, उसका भी आपको लाइसेंस संबंधित एजेंसी से लेना पड़ेगा। चूंकि पशुपालन से जितने भी उत्पाद बनते हैं, चाहे वो मिल्क प्रोसेसिंग हो, मीट प्रोसेसिंग हो, फीड प्रोसेसिंग हो, जो उद्योग आप इसमें स्थापित कर रहे हैं वो सभी कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, खाने योग्य चीज़ें होती हैं। इसमें एक भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण जो फसाई है उसका भी आपको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। पानी और हवा का अधिनियम, आपको पता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक वाटर एक्ट है और एक एयर एक्ट है, उसके तहत आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उनका भी NOC आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ेगा। आपके पास बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए राज्य बिजली बोर्ड की सहमति लेनी पड़ेगी और आपको एक प्रॉपर कनेक्शन लेना पड़ेगा। आपकी कंपनी चूंकि एक बड़ा प्रोडक्शन करने जा रही है तो आपको अपनी इकाई को MSME में रजिस्टर करना पड़ेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई की पंजीयन आपको करना पड़ेगा। यह ऑनलाइन हो जाता है, बड़ी सरल प्रक्रिया है, यह आपको करना अनिवार्य है। और अगर ये एक बड़ी कंपनी है या आप एक पहले से ही संचालित कोई कंपनी है तो कंपनी अधिनियम के तहत आपका पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। फिर चूंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आपके यहाँ बहुत सारे मजदूर कार्य करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करेंगे, तो श्रम अधिनियम के अंतर्गत भी आपको अपना पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जिस राज्य में आप डेयरी या मांस प्रसंस्करण इकाई या पशु आहार का संयंत्र लगा रहे हैं, उस राज्य में जो भी वैधानिक मंजूरियां आपको लेनी है वो सारी आपको लेनी अनिवार्य हैं, अन्यथा आपको इकाई के संचालन में कठिनाई हो सकती है। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि वैधानिक मंजूरी और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और पानी हवा नियम।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अधोसंरचना का इसमें प्रोविजन है। आप डेयरी प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन के लिए इसमें फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप उच्च गुणवत्ता व स्वच्छ दूध उत्पादन करें, पैकिंग करें, उसकी दूध की बीएमसी लगाएं और उसकी मार्केटिंग करें। इसमें आप नई इकाई भी लगा सकते हैं और अगर आपकी इकाई पहले से कोई इकाई संचालित कर रहे हैं तो उसका आप नवीनीकरण कर सकते हैं, उसका सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन की हम बात करें तो इसमें दूध के उत्पाद जो होते हैं, जैसे आइसक्रीम बनाना, पनीर उत्पादन इकाई बना सकते हैं, फ्लेवर्ड दूध उत्पादन इकाई आप इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मिल्क पाउडर का प्लांट आप लगा सकते हैं, टेट्रा मिल्क पैकिंग जो होती है, जो टेट्रा पैक में आप जूसेस और जो दूध आ रहा है उसकी पैकिंग का प्लांट लगा सकते हैं। दूध के अन्य उत्पादों तथा मूल्य संवर्धन की उत्पादन इकाई आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो डेयरी वैल्यू प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मीट प्रोसेसिंग का इसमें प्रोविजन है। मीट प्रोसेसिंग प्लांट आप लगा सकते हैं और वैल्यू एडिशन का प्लांट भी, इसमें मीट प्रोसेसिंग या उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो उसके प्लांट आप लगा सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आप भेड़, बकरी, सूकर, कुक्कुट की नवीन मांस प्रसंस्करण इकाई या पुरानी इकाई है तो उसका सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और अगर आप नई इकाई लगा रहे हैं, कोई इंटीग्रेटेड प्लांट आप लगा रहे हैं तो आप वहाँ पर वैल्यू एडिशन, उसकी प्रोसेसिंग का एक इंटीग्रेटेड प्लांट भी लगा सकते हैं। मूल्य संवर्धन की हम बात करते हैं तो मूल्य संवर्धन में मीट प्रोसेसिंग में मुख्यतः साइलेज मेकिंग, सॉसेजेस जो बनते हैं, जो मीट, जो इंटेस्टाइन से जो सॉसेजेस बनती हैं, वो सॉसेजेस बनाने का प्लांट आप लगा सकते हैं। नगेट्स बनाए जाते हैं, सलामी बनाई जाती है, बेकॉन बनाया जाता है, हैम बनाया जाता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो है मीट प्रोसेसिंग में आती हैं, उन सब का प्रिपेयर करने के लिए, उसको बनाने के लिए, आप उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए आप प्लांट लगा सकते हैं। और इकाई की स्थापना के साथ साथ आपको ईटीपी, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, कोल्ड स्टोर, रेफ्रिजरेशन इत्यादि की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो उत्पाद बनाएंगे उसको उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट प्लांट भी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना बहुत आपको आवश्यक है और बायोलॉजिकल लैब भी आपको कल्चर वगैरह लेने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों की स्थापना आप अपने उद्योग में कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि पशु चरी चारा या चारे का संयंत्र, फीड फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। फीड फैक्ट्री लगाने के लिए आपकी अगर इकाई पहले से संचालित है तो उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं और नवीन इकाई भी आप लगा सकते हैं। इसके जो अलग अलग घटक हैं कि फीड फैक्ट्री लगाने के लिए आपको और कौन कौन से प्लांट्स आप इसमें लगा सकते हैं, तो सूक्ष्म, मध्यम व बड़ी पशु आहार संयंत्र की स्थापना आप कर सकते हैं। पूर्ण मिश्रित आहार, टोटल मिक्स राशन ब्लॉक बनाने की आप यूनिट लगा सकते हैं। बाईपास प्रोटीन की यूनिट आप लगा सकते हैं। मिनरल मिक्सचर को बनाने का प्लांट आप लगा सकते हैं। इसके बाद साइलेज निर्माण करना हो, आपको एक वृहद रूप में अगर आप साइलेज का निर्माण करना चाहते हैं तो बड़ी इकाई आप लगा सकते हैं। पशु आहार के लिए आपको आवश्यक होता है, फीड सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स आजकल पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इनको बनाने के लिए भी आप प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा जो फीड आप बना रहे हैं उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस करने के लिए अगर आप कोई फीड एनालिसिस लैब की स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी इसका एक घटक है। आप उसके लिए भी बैंक से लोन ले सकते हैं विदाउट कोलेटरल। आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। मॉड्यूल में हमने देखा कि डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संगठन के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनसे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है और प्रसंस्करण की प्रक्रिया सुधारती है। चौथे नंबर पे हम, जैसे मैंने आपको बताया कि नस्ल सुधार तकनीकी तथा नस्ल गुणन फार्म, ब्रीड डेवलपमेंट के लिए हम इसमें टेक्निक यूज करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का भी इसमें हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें IVF केंद्र की स्थापना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
अगर हमें करना है तो उसका हम सेंटर बना सकते हैं, उसको भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन आजकल ये बहुत चलन में है, जिसमें 90% फीमेल ही पैदा होती हैं, ये सभी को पता है। सेक्स सॉर्टेड सीमन की भी आप इसमें लैब की स्थापना कर सकते हैं, उसके लिए आप फार्म भी बना सकते हैं। नस्ल गुणन फार्म, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, भेड़, बकरी और सूकर का हो, आप ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कितना भी बड़ा, कितनी भी यूनिट साइज का आप इसमें लगा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसमें टेक्निकल रूप से असिस्टेड, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जैसे आजकल एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउसेज बन रहे हैं, ईसी शेड्स बन रहे हैं, ऑटोमेटिक हैचरीज आ रही हैं, फुली मैकेनाइज्ड, फुली ऑटोमेटेड हैचरीज आ रही हैं, पोल्ट्री फार्म्स आ रहे हैं, एग प्रोसेसिंग यूनिट्स आ रहे हैं, एग पाउडर बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है, होल एग पाउडर का, वाइट एग पाउडर जो एल्ब्यूमिन पाउडर है वो बनाया जा रहा है, योग पाउडर बनाया जा रहा है, उसके भी बनाने के लिए आप इसमें संयंत्र लगा सकते हैं। तो अगर आप पोल्ट्री फार्म लगाना चाहते हैं कॉमर्शियल ब्रॉयलर का, कॉमर्शियल लेयर का, और उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फुली ऑटोमेशन एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस बना रहे हैं, तो आप इस योजना के अंतर्गत उसका लाभ ले सकते हैं और अपने पोल्ट्री फार्म की स्थापना कर सकते हैं। पशु अपशिष्ट से मुद्रा प्रबंधन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे पशुपालन से हो, गोबर हो, मूत्र हो, इन सब का आप वेस्ट मैनेजमेंट करके और इससे बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। आपको पता है गोबर से बिजली का उत्पादन होता है, बायोगैस का उत्पादन होता है, गोमूत्र जो होता है उससे बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, गोकाष्ठ वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसके लिए भी आप उससे रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप उसमें कोई प्लांट लगा सकते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए आप एक लैब बना सकते हैं, बुल शेड बना सकते हैं, बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, बायोगैस व अन्य निर्माण भी कर सकते हैं। प्रयोगशाला उपकरण भी ले सकते हैं, फार्म उपकरण, क्रायोकेन, LN2 स्टोर करने के लिए भी कोई अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो वो आप कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो आप खरीद सकते हैं। इसके अंदर जो बुल हैं, अच्छी क्वालिटी के बुल हैं, उनका क्रय करने का भी इसमें प्रोविज़न है। इसके अलावा अन्य आवश्यकताएं हो तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी गतिविधियां, जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए मशीन बनानी है, कोई R&D करना है, और ट्रेनिंग वाला पार्ट भी है इसके अंदर, ट्रेनिंग के लिए भी आप कंपोनेंट डाल सकते हैं। ये पूरा एक DPR बना के आप बैंक को सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और भारत सरकार को भेज सकते हैं। मैंने ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की भी बात करी थी कि इसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का भी आप लाभ ले सकते हैं। उसके लिए कैटल शेड, चरी चारे के लिए गोदाम बना सकते हैं, आंतरिक सड़कें, इंटरनल रोड्स बना सकते हैं, बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं, बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो आवश्यक कंस्ट्रक्शंस आपको लगते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो फार्म के इक्विपमेंट जो होते हैं, ट्रैक्टर होता है, बेलर होता है, साइलेज बनाने वाली मशीन होती है, कुट्टी होती है, दूसरे एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब खरीद सकते हैं आप। पशुओं को क्रय करना भी इसमें प्रोविजन है, क्योंकि ये बेसिकली ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, तो पशुओं को क्रय करने में जो खर्चा आएगा वो इसमें आप DPR में डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इसमें आप डाल सकते हैं और एक बीमा करने की राशि भी इसमें डाल सकते हैं आप। सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए, IVF टेक्नोलॉजी के लिए आपको लैब बनाना है, दूध का भंडारण करना है, परीक्षण करना है, आपको वैल्यू एडिशन करना है, उसके लिए जो जो भी उपकरण आपको लग सकते हैं आप इस सारा एक DPR बना के इसमें डाल सकते हैं। और इसमें 1 साल के लिए जो आपको फीड लगेगा, एनिमल्स के लिए जो आपको फीड की रिक्वायरमेंट होगी, उस 1 साल के लिए फीड जो रिक्वायर होगा उसके लिए आप वर्किंग कैपिटल का 1 साल का पैसा उसमें आप डाल सकते हैं DPR में। इसके अलावा जो ब्रीडिंग वाली प्रोसेस है उसके लिए अगर आपको कोई अनुसंधान करना है, कोई उसके डेवलपमेंट पे खर्च करना है, तो वो भी इसमें प्रोविज़न है, वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। अगर हम भेड़, बकरी और सूकर की बात करें और उसके तकनीकी रूप से उसके सहायता प्राप्त भेड़ बकरी फार्म लगाना चाहते हैं, सूकर प्रजनन फार्म लगाना सकते हैं, तो उसके फार्म के शेड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इसमें प्रोविज़न है, पैसा मिल जाता है। बकरी फ्रोज़न वीर्य स्टेशन बनाना हो उसके लिए आप इसमें प्रोविज़न है। भेड़
वीर्य स्टेशन या बकरी वीर्य स्टेशन तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के लिए आप इसमें लैब बना सकते हैं। आधुनिक रूप से सूकर पालन हेतु इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन यूनिट अगर आपको बनानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सूकर हेतु वीर्य स्टेशन बना सकते हैं। तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त, मैंने जैसा बताया, पोल्ट्री फार्म आप बना सकते हैं। इसी एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउसेस के लिए आप इसमें लोन ले सकते हैं। हैचरी, लेयर फार्म, ब्रॉयलर ब्रीडर फार्म, कोई ब्रीडिंग यूनिट आप लगाना सकते हैं, परंतु शर्त केवल ये है कि यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए और ये सारे के सारे फार्म्स और जो आपकी हैचरी है, सारा स्ट्रक्चर जो है, ये एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउसेस होने चाहिए, ये इसमें शर्त है। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि नस्ल सुधार और तकनीकी सुधार से पशुपालन की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे व्यावसायिक लाभ होता है। मैंने आपको बताया कि पशु अपशिष्ट से मुद्रा प्रबंधन का भी इसमें कंपोनेंट है। उसके लिए आप चाहें तो प्रोम का उत्पादन कर सकते हैं। आपको पता है ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसमें फॉस्फेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। बायो सीएनजी का उत्पादन आप कर सकते हैं। कृषि तथा पशु आधारित अपशिष्ट के अभिनव आधुनिक प्रबंधन तरीके जैसे लिग्निन एक्सट्रैक्शन प्लांट आप लगा सकते हैं। कृषि ऑब्लिक पशु आधारित अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अन्य कोई अधोसंरचना आपको बनानी है तो वो आप कर सकते हैं। गाय के गोबर से, मूत्र से कोई आपको उसके लिए अधोसंरचना का विकास करना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। आपको कोई फिलर टैंक बनाना है, गोमूत्र एकत्रित करने के लिए शेड बनाना है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या तरल खाद्य हेतु कुछ करना है, कुछ शेड बनाना है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई यूनिट तैयार करनी है तो वो आप, इसमें भी उसका प्रोविज़न है। गाय के प्रसंस्करण के लिए कोई प्रोसेसिंग करनी, गोबर से आप गो कास्ट बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। इन सब के लिए भी अगर आपको शेड की आवश्यकता है तो आप इसमें प्रोविज़न है इसके अंदर, स्कीम के अंदर। गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के गोबर के उत्पाद बनते हैं। आपको पता है अगरत्तियाँ बनाई जाती हैं, गो कास्ट बनाया जाता है, उसके लिए आवश्यक मशीनें आपको क्रय करनी है, वो भी इसके अंदर प्रोविज़न है। गाय के गोबर को और मूत्र को एकत्रित करने के लिए जो टैंक और पिट का निर्माण होता है वो भी इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मार्केटिंग के लिए आपको नाप तोल करने के लिए, पैकेजिंग के लिए, लेबलिंग के लिए, इसके अलावा चलित आपको मार्केटिंग करनी है, आपको मार्केटिंग करने के लिए व्हीकल्स की आवश्यकता है, उस पर अगर आपको कुछ एक्सपेंडिचर करना है तो उसका भी स्कीम के अंदर प्रोविजन है। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि पशु अपशिष्ट से जुड़े उत्पादन और विपणन के लिए केंद्रों का निर्माण किया जाता है, जिससे सही उपयोग सुनिश्चित होता है।